आप सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम। हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा विषय है आज का कुंडली में छिपे हैं घर में शहनाई बजने के योग। वैदिक ज्योतिष में विवाह के संदर्भ में आवश्यक निश्चित नियम निरूपित किए गए हैं, जिसके आधार पर विवाह के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। हाँ, इसके रूप अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कुंडली में निश्चित विवाह योग है या विवाह योग नहीं है। इसके अलावा विवाह विलंब के योग हैं, द्विविवाह दो विवाह या तलाक के योग हैं, या सुखद वैवाहिक जीवन के योग हैं, या प्रेम विवाह के योग हैं। साथ ही विवाह के समय व जीवन साथी कैसा होगा, इन सभी बातों का कुंडली से पता चलता है। जातक की कुंडली में विवाह प्रकरणों में शुक्र व मंगल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन दोनों ग्रहों को विवाह संस्कार के आधार स्तंभ कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शुक्र विवाह के कारक हैं तो मंगल विच्छेदक ग्रह है, यानी कि संबंध तोड़वाने वाला ग्रह है। विवाह का भाव कुंडली में सप्तम भाव है। इसके अलावा कन्या की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति व वर की कुंडली में सूर्य की महत्ता भी होती है। वैवाहिक जीवन का सुखद वैवाहिक जीवन का आकलन करते समय कुंडली के चतुर्थ यानी कि चौथे भाव का भी अध्ययन किया जाता है। सप्तम भाव के आधार पर ही नहीं, वरन विवाह के बारे में निर्णय लेते समय चौथे भाव, पांचवें भाव व एकादश यानी कि 11वें भाव का भी गहन अध्ययन आवश्यक है। सुखद वैवाहिक जीवन के योग। सप्तम भाव के स्वामी का संबंध पंचम भाव से व पांचवें भाव के स्वामी का संबंध सप्तम भाव से हो तो वैवाहिक जीवन सुखद होता है। शुक्र का संबंध 6, 8, 12 भावों से नहीं हो, यानी कि ना तो शुक्र यहाँ बैठा हो न उसकी यहाँ पर दृष्टि हो। मंगल से युति न हो, यानी कि मंगल के साथ भी ना बैठा हो, वह उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो दाम्पत्य जीवन सुखद होता है। पंचम, पांचवें भाव में सौम्य ग्रह जैसे चंद्र, गुरु, बुध हों तो ऐसे जातक सुमधुर वैवाहिक जीवन बिताते हैं। पंचम और सप्तम भाव के स्वामी साथ राहु या केतु की युति अगर हो तो सफल दाम्पत्य जीवन प्रदान कराती है। पंचम भाव में राहु व एकादश भाव में केतु एक दूसरे के 7वें भाव में, हालांकि संतान पक्ष को कमज़ोर करते हैं, पर ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन ठीक ही रहता है। शुक्र व चंद्रमा की युति, यानी कि शुक्र व चंद्रमा साथ बैठे हों या समसप्तक या एक दूसरे के 7वें भाव में हों, यह योग सुखद और आनंददायक वैवाहिक जीवन प्रदान कराते हैं। विवाह किस जगह होगा? कुंडली में जिस भाव में शुक्र स्थित है वहाँ से 7वें भाव में जो राशि स्थित है उस राशि के स्वामी की दिशा में ही जातक के जन्म स्थान से ससुराल होता है। जैसे किसी की कुंडली में शुक्र कर्क राशि में स्थित है तो इस राशि से 7वीं राशि मकर होती है। मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं और इनकी दिशा पश्चिम है, तो उक्त जातक का ससुराल उसके जन्म स्थान से पश्चिम में होता है। शुक्र से यदि सप्तमेश 7वें भाव का स्वामी नज़दीक है तो ससुराल उसी दिशा में नज़दीक व दूर स्थित है तो ससुराल जन्म स्थान से दूर होगा। वैवाहिक जीवन में बाधाएं। शुक्र व मंगल की युति सुखद वैवाहिक जीवन में बाधाएं प्रदान करते हैं। 7वें भाव में क्रूर ग्रह सूर्य, शनि, राहु या केतु अल्प दाम्पत्य, कम सुख वाला दाम्पत्य सुख प्रदान करते हैं। कुंडली में मंगल दोष विवाह में विलंब कराते हैं। मंगली दोष सिर्फ लगल कुंडली से ही नहीं वरन चंद्र व सूर्य कुंडली से भी देखना चाहिए। 7वें भाव का स्वामी यदि 6, 8 या 12वें भाव में स्थित हो
तथा क्रूर ग्रहों के साथ बैठा हो, उनसे युति करता हो या उस पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि हो तो वैवाहिक जीवन में बाधाएं आती हैं। पंचम भाव में शनि और सातवें भाव में सूर्य हो तो विवाह अत्यंत विलंब से होता है। सप्तम भाव में मंगल हो और उस पर शनि की दृष्टि हो तो ये यानी कि दो विवाह का योग बनाते हैं। कब होगा विवाह? विवाह काल का निर्णय कुंडली में विभिन्न योगों से जाना जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में विभिन्न योग इस प्रकार हैं। शुक्र चंद्रमा की महादशा में जब देवगुरु का अंतर आएगा तो विवाह होता है। दशम भाव के स्वामी की महादशा में जब आठवें भाव के स्वामी का अंतर दशा आए तो भी विवाह होता है। यदि कुंडली में शुक्र ग्रह से अन्य कोई ग्रह युति कर रहा हो तो ऐसे ग्रह की महादशा में गुरु शुक्र व शनि के अंतरकाल में विवाह प्रकरण तय होते हैं। लगन भाव के स्वामी व सातवें भाव के स्वामी के सपष्ट राशियों के समान राशि में उसी अंश पर देवगुरु आते हैं तो विवाह होता है। यदि महादशा सप्तम भाव के स्वामी की चल रही हो तो उस सप्तम भाव में स्थित ग्रह बृहस्पति व शनि के अंतरकाल में विवाह निश्चित ही होता है। सातवें भाव के स्वामी व शुक्र के स्वामित्व वाले भाव में जब चंद्र व गुरु की गोचरीय युति हो तो भी विवाह होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें हमें अवश्य विचार लेनी चाहिए, वरना यह जो योग हमने बताए हैं यह बताए अनुसार फल नहीं देंगे। कौन ग्रह अस्त है, कौन मार्गी है? अस्त ग्रह का फल नहीं मानना चाहिए। इसी प्रकार कोई ग्रह अगर वक्री है और वह लगन कुंडली या नवमाश कुंडली में नीच का है तो उच्च का फल देगा। और यदि वक्री है और इन दोनों कुंडलियों में विशेषकर नवमाश कुंडली में यदि उच्च का है तो नीच का फल देगा, भले ही वो लगन कुंडली में उच्च का हो या नीच का हो। अतः इन सभी ग्रहों का अस्त, वक्री और ऊंच नीच अवश्य मान लेनी चाहिए। जन्म कुंडली और नवमाश कुंडली में अंतर यह है कि जैसा आप बाहर से दिखते हैं वह लगन कुंडली दर्शाती है, लेकिन वास्तव में आप की अंदर से क्या है इसी प्रकार से जानना चाहिए कि भविष्यवाणी के संदर्भ में नवमाश कुंडली यदि आत्मा की भूमिका निभाती है तो लगन कुंडली केवल देह भर है। अतः इस तथ्य को जानते हुए योग्य ज्योतिषी को या किसी भी साधारण जन को अपनी कुंडली का विचार करना चाहिए। इस प्रकार आज हमने इस विषय को पूर्ण किया। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम।